सिर्फ मोदी जी देख के तो मैं भाजपा हमेशा रह नहीं सकता था ना। आपका क्या मजबूरी था कि आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया? सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही है, क्योंकि उसका कोर वोटर ही हमसे जुड़ रहा है। बिहार में कोई ऐसा नेता ही नहीं बन रहा है 15-17 साल में जो कि एक चेहरा हो जाए भाजपा का। अब राहुल जी छोड़ देंगी कांग्रेस से कि हाँ मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, या ममता जी छोड़ देंगी, या अखिलेश जी छोड़ देंगे। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बिहार में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आज मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार और फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार के इस पेज से आपको बेगूसराय जिले के एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जो एक डॉक्टर भी है, उनका अपना एक बड़ा व्यवसाय भी है, जन सरोकार और सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे हैं और अब राजनीति में वो सक्रिय हैं। जी हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के चर्चित युवा चेहरा डॉक्टर सोनू शंकर जी का। आइए हम इनसे मिलेंगे और इनके जीवन की कहानी, इनकी जुबानी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले भैया वेलकम करते हैं हम आपका। आज पहली बार आपके स्टूडियो आए हैं, संपूर्ण टीम की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम चाहेंगे चूंकि हर कोई आपको जानना चाहता है तो आप उनसे कुछ अपने बारे में बताएं। नमस्कार गौरव जी, आपका केवी स्टूडियो, खासकर के रोशन सर और बाकी आपके जितने भी दर्शक हैं जो आज चैनल को देखते हैं, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया भी और मेरे बारे में जानने की आपने इच्छा की और क्या यहां का प्रदेश है, बेगूसराय का क्या राजनीतिक माहौल है, इसके बारे में आपने मुझसे जानने की कोशिश की। भैया हम चाहेंगे, ऐसे तो हर कोई आपको जानता है, युवा चेहरा है, चर्चित चेहरा है, हम चाहेंगे अपने जीवन के कुछ अनसुने पहलू जो हम लोग जो युवा पीढ़ी हैं उनको जानना चाहिए, बताएं। मेरा जन्म यहीं गांव है मुसादपुर तिलरत के पास, वहीं हुआ है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो BRDAV टाउनशिप में है बेगूसराय में, वहीं से हुई। 10th तक मैंने वहाँ से किया, फिर उसके बाद सनफ्लावर से 12th का एग्ज़ाम दिया CBSE बोर्ड से ही। उसके बाद एक आध साल कोशिश की कि मेडिकल में मेरी इच्छा था कि बचपन से, चूँकि बायोलॉजी लिया था मैंने और मेडिकल में जाना था, तो मेरा एडमिशन नेशनल मेडिकल कॉलेज से मेडिकल मैंने किया और उसके बाद फिर यहाँ आया, फिर दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने आर्टिमिस में 1 साल काम किया, आर्टिमिस हॉस्पिटल है वहाँ पे। उसके बेगूसराय आया, यहाँ पे अमृत जीवन, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, धृति जीवन, इन सब में मैंने काम किया और उसके बाद पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो उसके कारण मुझे अपना बिजनेस देखना पड़ रहा है और उसी में भी लगा हुआ हूँ। और मैं आशुतोष भैया से काफ़ी प्रभावित था, इस वजह से मैं यहाँ उनके साथ जुड़ना चाहता था। तो मैंने पहले भूमियार ब्राह्मण एकता मंच उसका सदस्य बना। उसके बाद उसी समय एक रैली हुई पटना में, तो उसमें अनाउंसमेंट हुआ कि एक पार्टी हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम राष्ट्रीय जनजन पार्टी होगा, अगर समर्थन आप करते हैं तो वहीं से इस पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मैं तभी इस पार्टी से जुड़ा नहीं। उसके बाद कुछ दिन तक सुनता था भैया को, अच्छा लगता था उनका सब कुछ जो विचार वो व्यक्त करते हैं अपना बिहार के बारे में, राष्ट्र के बारे में जो उनकी सोच है, उससे मैं काफ़ी प्रभावित था। थैंक यू भैया, आपने अपने जीवन की कहानी हम सबसे से साझा की, अपने परिचय बताया। भैया आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप शुरू से मेधावी छात्र रहे, आपने जिस चीज़ को चुना, डॉक्टर, वो लोगों की सेवा करता है, लोगों की जान बचाता है, आपने डॉक्टरी की भी, और डॉक्टर लोगों को अमूमन देखा जाता है कि वो पॉलिटिक्स से दूर होते हैं, लेकिन आप इस राजनीति में आ गए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आप क्यों आए? राजनीति मेरा शौक़ था, वो जब जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ा उसके साथ उसमें दिलचस्पी भी बढ़ी और एक मंच नहीं मिल रहा था। जब खुद को ये सक्षम हो गया कि ठीक है मेरा परिवार मेरे अन्य काम से भी खा पी सकता है, तो जो बेसिक नीड है उसका मैं पूरा कर दिया। उसके बाद लगा कि नहीं, कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं उस समय पॉलिटिक्स में आया और भैया से काफ़ी प्रभावित था मैं। अच्छा भैया, आपके बारे में ये जानकारी है हमें, जैसा कि आपके बारे में सुनने को मिलता है कि आप भाजपा को समर्थन करते थे, काफ़ी प्रभावित थे उनकी नीतियों से, लेकिन अचानक आपने आशुतोष भैया को समर्थन दिया, अपना जनजन पार्टी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी से जुड़ गए आप। भाजपा को सपोर्ट करने का मतलब था कि मैं सब दिन मोदी जी से बहुत इम्प्रेस था, मतलब पर्सनली उनसे, केवल उनका जो जितना भी अच्छा वक्ता है उनसे लोग जुड़ता है,
लेकिन बाद में बिहार की राजनीति को देख के सब कुछ मतलब जब अंदर घुस के देखा तो लगा कि नहीं, सिर्फ मोदी जी को देख के तो कोई मतलब जनता सिर्फ डायरेक्ट कनेक्ट तो हो नहीं सकता है। तो जो उनके लोकल प्रतिनिधि होते जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, तो मैं तो केवल बिहार का राजनीति देख रहा था, ऑल ओवर इंडिया तो मैं देख नहीं रहा था। लेकिन यहाँ देखा कि बिहार में कोई ऐसा नेता ही नहीं बन रहा है 15-17 साल में जो कि एक चेहरा हो जाए भाजपा का। तो जबकि 17 साल 18 साल उन्होंने सत्ता पे काबिज रहे और सब दिन वो उसके लिए काम किया, लेकिन नेता एक भी नहीं निकल पाए जो पब्लिक फिगर हो सके, जो उस लायक हो सके मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हो। और इतने साल सत्ता में रहने के बाद आपने एक विकल्प नहीं तैयार किया तो ये आपकी गलती है। और क्यों मैं आपके पास जाऊं, इसके पास आपके पास कोई जवाब नहीं था कि भाजपा में क्यों रहूं या क्यों आपको समर्थन करूं, इसका कोई बेसिक रीजन नहीं था। सिर्फ मोदी जी देख के तो मैं भाजपा हमेशा रह नहीं सकता था। नहीं, बिहार में जो भाजपा का जो जनाधार है या क्या बिहार में उसकी जो आगे उसका फिगर यहाँ भाजपा का फ्यूचर तभी होगा यहाँ पे जब वो गठबंधन की राजनीति से अलग होंगे। आज 40 सीट पे नीतीश कुमार थे और 42 सीट पे और भाजपा को ज़्यादा सीट थी। तो आपका क्या मजबूरी था कि आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया? और नीतीश कुमार आज इस राजनीति में क्या उसको मतलब कहिए या तो लोग तो बोलते हैं पलटूरा, लेकिन मैं कमेंट नहीं करूंगा उसमें। लेकिन जनाधार का हमेशा उन्होंने अपमान किया, चाहे अभी हो जाए चाहे 2015 में हो जाए, उन्होंने हमेशा अपमान किया। जब वो राजद के साथ गए तो मतलब उस समय भी उनको मिला, जनाधार मिला, लेकिन वहाँ पर भी धोखा दे के फिर वो बीजेपी से मिल गए। इस बार जब बीजेपी से उनका जनाधार मिला फिर वो मतलब पलट गए यहाँ से। तो अच्छा भैया, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने भाजपा को मानते थे, भाजपा को समर्थन देते थे, लेकिन जब आपको लगा कि भाजपा का जो है बिहार में कोई उसका चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का, तो कहीं ना कहीं आपका मन उससे ये हुआ, तो आपने राष्ट्रीय जनजन पार्टी को ही क्यों चुना, आशुतोष जी को ही क्यों चुना? देखिए, मैं व्यक्तिगत विकल्प खुले हुए थे, कई पार्टियां थी। एक तो आपके अंदर से एक आवाज हमेशा उठती है कि किसको आप किसको बेहतर समझते हैं, किसके विचारों से आप सहमत होते हैं। तो मैंने आशुतोष जी को बहुत सुना है, ठीक ना। मैं बहुत लेट से इस पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सुना उनके बारे में। लगातार मैं उनसे बात करता था, कोई भी मुद्दा हो तो मैं हमेशा उनसे फ़ोन में टच पे रहता था। लेकिन धीरे धीरे मेरा लगा कि नहीं, ये आदमी ही सही रास्ते पे जा रहा है और ये पार्टी सही काम कर रही है कि जो बेसिक मुद्दा है यहाँ का वही उठा रही है। आज जनजन पार्टी सिर्फ एक विशेष जाति की पार्टी नहीं है, ये सब लोग की पार्टी हो गई है और लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं और इसका जनाधार बढ़ रहा है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को ही है, क्योंकि उसका कोर वोटर ही हमसे जुड़ रहा है। जितना भी उसका कोर वोटर है, युवा, जिसको कहते थे हमेशा कि युवा मेरा वोटर है, युवा सारे ब्राह्मण भूमियार, वो सब आके हमसे मिल रहे हैं। और अन्य भी जो जाति के आप बोलते हैं उनके भी युवा हमसे जुड़ना शुरू हो गए हैं। भैया, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के आप राष्ट्र सचिव हैं, तो संगठन के विस्तार के लिए, जनाधार के विस्तार के लिए या आगे ये कैपेबल हो सरकार के लिए या सरकार पे दबाव बना सके, इसके लिए किस तरह का मुहिम और क्या कर रहे हैं आप? देखिए, दबाव तो अभी बनना शुरू ही हुआ है। और जितने भी आपको, जैसे बिहार की ही बात करता हूँ, मैं बेगूसराय शुरू करता हूँ। बेगूसराय में आज आपको 229 पंचायत होंगे लगभग और 1229 लगभग गांव होंगे, 18 प्रखंड हैं। तो हमने एक नारा दिया था भैया ने, और ये हम लोग का मानना हो गया कि नहीं, ये सही है कि 1 बूथ 5 यूथ। तो हम अब प्रखंड, गांव, आपको जितने भी पंचायत हैं सबसे जुड़ना शुरू हो गए और अभी उसी स्तर पे सबकी नियुक्ति भी हो रही है। प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ पे कौन रहेगा, आपको जिला का टीम बन गया है अब। तो सक्रिय होने से अब क्या हुआ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे विचारों को सुनना चाहते हैं और हमसे जुड़ रहे हैं वो। अब बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य बराबर बदलते रहता है, तो बिहार की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या देखते हैं आगे बिहार के भविष्य को? भविष्य, अब जितने भी आपके सीनियर नेता हैं यहाँ पे, वो जनादेश का हमेशा अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जनादेश का अपमान है, मतलब अभी जो प्रदेश चल रही है। अब हम वोट किसी को देते हैं, किसी के नाम पे देते हैं, किसी व्यक्तिगत चीज़ पे देते हैं, लेकिन वो तो कोई मान नहीं रहा है। जिस चीज़ में आपका किस में फ़ायदा है राजनीति में, सपोज चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए वो पार्टी बदल रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि ये सही है कि सिर्फ जो मतलब अपना राजनीतिक फ़ायदा के लिए लोग
दूसरे के मतलब जो जनता का भावना है उससे खिलवाड़ करें, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। 30 साल से नीतीश जी और लालू जी, यूँ कहे कि जो अभी गठबंधन जिनका है, ये लोग ही बिहार को चला रहे हैं, लेकिन बिहार जैसे था अब भी वैसे ही है। मैं बताता हूँ आपके शुरुआती दिनों में जब नीतीश कुमार जो लालू को वो जंगल राज का नारा देके जब आए थे, तो मुझे लगता है शुरुआती 3-4 साल जो उन्होंने 5 साल जो चर्चा भी होती है कि उन्होंने अच्छा उनका काम किया, प्रथम पंचवर्ष जो रहा उनका काफी अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद सेम जो पुराना जंगल राज था, या जिसको जंगल राज पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, मुझे तो यही जंगल राज लग सकता है। अब जो अभी का चल रहा है वो जंगल राज ही है। आप देख लीजिए कि हमेशा यहाँ मर्डर, डकैती, ये सब लगातार होती रह जा रही है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। लोग सिर्फ अपने राजनीतिक फायदा के लिए किसी से जुड़ते हैं और किसी के साथ भागते हैं किसी के साथ। क्या लगता है आपको, ये जो अभी वर्तमान गठबंधन बना है, भाजपा का जदयू से जो गठबंधन टूट गया, अब राजद और जदयू, कांग्रेस या अन्य जो थर्ड फ्रंट में जो भी है वामपंथ, ये गठबंधन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये जल्द ही आपको 6 महीने लगे, 7 महीने लगे या 1 साल लगे, टूटेगा ही। क्योंकि किसी का एक दूसरे से ना तो मन मिलता है और हर आदमी का विचार ही अलग है। नीतीश कुमार को नेता ये लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसमें भी मुझे शक। नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, और कल 2 दिन पहले तेजस्वी उप मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया कि ये मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री में भावी प्रधानमंत्री है। ललन सिंह कहते हैं कि ये नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। तो ये क्या हो रहा है? ये देखिए, सबसे बड़ा बात है, जहाँ तक नीतीश कुमार का ये सोचना है कि अगर सोच रहे हैं तो कि हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूँ, तो जिस चीफ मिनिस्टर के चेहरे पे वो लड़ रहे थे उसमें भी तो उनका विधायक का कोटा धीरे धीरे घट रहा है। तो उनको तो बिहार का जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। 43 विधायक मात्र रह गए, उनको बस विधायक, उनका लगातार ग्राफ गिर रहा है। जी जी। तो उनको आप समझ लीजिए, उनकी जो भी नीति हो, चाहे लोग को खराब लगे, क्या लगे, क्या लगता है आपको कि 2024 में नीतीश कुमार पीएम चेहरा होंगे? संभावना ही नहीं है। ये जो जितने गठबंधन है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है वहाँ पे। अब राहुल जी छोड़ देंगे कांग्रेस से कि हाँ मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, या ममता जी छोड़ देंगी, या अखिलेश जी छोड़ देंगे, तो अपने आप में तो इन लोग का मिलाप होना चाहिए, ये डिसाइड करेंगे ना। लेकिन सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपनी अपनी है, तो कैसे आप सोचेंगे कि ये इनको ही सपोर्ट करेगा, ये किसी को सपोर्ट करेंगे? जब ये अपने मन में पाल ही लिए हैं कि मुझे ये प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो दूसरों को भी तो देखना पड़ेगा, वो भी क्या उनके बारे में क्या सोचते हैं। लोग कहते हैं कि ये मिला के रखेंगे, अरे अपना गठबंधन तो आप चला नहीं पाए, दूसरे गठबंधन, वो जितना बड़ा गठबंधन होगा उसमें आप कहाँ से रह पाइएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको 2024 में मोदी जी आएंगे? देखिए, विपक्ष में कोई चेहरा तो है नहीं फिलहाल। अभी विपक्ष का एक चेहरा बताइए कि जो एक मुश्त हो कि हाँ ये अब मेरा चेहरा है, वो कभी एक हो ही नहीं सकता। अपने में लड़के मोदी जी को जिताएंगे ही जिताएंगे। यानी आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे, जब तक कोई विकल्प ना हो। भाजपा ही सरकार में आएगी? विकल्प जब तक ना हो, भाजपा सरकार में आए कि नहीं आई पता नहीं मुझे, लेकिन मोदी बड़ी के पार्टी सामने में हाँ बड़ी पार्टी जरूर है और रहेगी भी वो, लेकिन दूसरा चेहरा भी तो होना चाहिए उनके सामने। अच्छा, ये तो प्रदेश, ये तो आपने केंद्र की बात की। अगर हम बिहार की बात करें तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है ऊंट किस ओर करवट लेगी? युवाओं की सरकार बनेगी, जब भी बनेगी। अब जो जनता है वो पुराने राजनीतिक चेहरों को देख के उब चुकी है। अब जब भी अब जनता कोई नया चेहरा आएगा सामने, एकदम आएगा, और अब देखिएगा जरूर आएगा। जनता उन पुराने चेहरों को देख के उब चुकी है अब, क्योंकि उनकी घिसी पिटी राजनीति वहीं की वहीं है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही है। जातिवाद, ये वो सब कुछ वही ही है। करप्शन आज भी है, आप देख लो कहाँ करप्शन नहीं हो रहा है। लोग कहता है कि हाँ सीबीआई वहाँ से दिल्ली से भेज रहा है यहाँ पे, लेकिन करप्शन नहीं। अगर हम साफ सुथरा हैं तो क्या सीबीआई की मेरा कुछ बिगाड़ लेगा क्या? कौन ईडी आएगा मेरे पास, क्या छापा में मिलेगा मेरे पास? कुछ मिलेगा तब ना हमको डर रहेगा किसी से। तो हमको डराएगा कौन, जो कि हम गलत हैं तब? तो मुहावरा हो गया भैया, चोर की दाढ़ी में टीम का। सही बात। कोई अच्छा सीबीआई आप बताइए गौरव जी, आपके पास क्यों आएगा या मेरे पास क्यों आएगा? उसको लगेगा, शक तो होगा कि हाँ करप्शन है यहाँ पे, करप्शन होगा तो मेरे पास आएगा। और हम नीट एंड क्लियर हैं, तो किस बेसिस पे मुझे तुम जेल में डाल दोगे? तो डर की तो संभावना। लेकिन यहाँ पे तो आप देख लीजिए कि डर की ही राजनीति हो रही है यहाँ पे। अब मैं सुन रहा हूँ कि सीबीआई का साथ बिहार में भी दस्तक हो दिया है, बिहार में भी सीबीआई का दस्तक आ चुका है। अच्छा भैया, जो नया चेहरा अगर कोई होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, युवा चेहरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो अगर आने वाले समय में 2025 का विधानसभा चुनाव में क्या लगता है राष्ट्रीय जनजन पार्टी किसको समर्थन करेगी
और देखिए समर्थन का किसके तो मैं साथ अभी होगी? नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात है कि बिना हमारे समर्थन की सरकार भी नहीं बनेगी। और हर राजनीतिक पार्टी अब जानती है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी एक दिशा में बढ़ चुकी है और उपचुनाव में दिख चुका है। जी दिख चुका है। वो 10% 15% का जो अंतर था वो दिख चुका है सबको। और मेरे को तो लगता है खुले मन से तेजस्वी जी ने बोल बिल्कुल दिया बिल्कुल है। सही बात है, हाँ। उन्होंने बोला है उन्होंने कि उनके जो पूर्वज थे जो गलती की हैं उनसे मतलब उन्होंने माफ़ी मांगा है उसके लिए बजाते। तो इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि हमारी क्या सक्रियता है। अच्छा, तेजस्वी जी की अगर आप बात कर रहे हैं भैया, A to Z की वो बात करते हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है बिहार में, वर्तमान मंत्रिमंडल गठन में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अगर हम बात करें संख्या की तो भूमिहार, ब्राह्मण या सवर्णों की संख्या बहुत ही कम है? अच्छा, आपको क्या लगता है? मैं तो दोनों पार्टी को एक जैसा ही मानता हूँ, लेकिन कम से कम तेजस्वी जी की इस मामले से अच्छा हूँ कि कार्तिक के डॉक्टर साहब को उन्होंने कम से कम एक मंत्रिमंडल तो दिया। लेकिन आपको आरजेडी सॉरी क्या कहता है आपको जदयू ने क्या किया है आप बता दीजिए मुझे। मंत्रिमंडल में मैं तो देख रहा था एक दिन सोशल मीडिया पे कि उनके 5 विधायक उनसे नाराज होकर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो प्रदेश से क्या होगा आगे? तो ये इनका पार्टी ही टूट जाएगा जेडीयू का। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जदयू में ही टूट हो जाएगी। एकदम टूट होनी है इसमें, और दिख रहा है, नज़ारा दिख रहा है इसका। भैया आपने बिहार की राजनीति पर बात किया, केंद्र की राजनीति पर बात किया, लेकिन जो हमारा जिला है, गृह जिला, जो आपका कर्म क्षेत्र है, उस जिले की अगर हम बात करें तो यह औद्योगिक राजधानी के रूप में जानी जाती रही है। श्री कृष्ण बाबू की कर्मभूमि और दिनकर जी की जन्मभूमि के नाम से जानी जाती है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो जिसको मैंने पढ़ा है वैसा कुछ यहाँ दिखता नहीं है। अगर हम बात करें विकास की ओर, अगर हम बात करें जैसे एयरपोर्ट की बात करें, दिनकर विश्वविद्यालय की बात करें, या हम बड़े अस्पताल की बात करें, तो जो हमारा समृद्ध इतिहास रहा, जो विरासत में हमें मिला कर्मयोगी के द्वारा, जो हमारे पूर्वज राजनीति में जो थे उनके द्वारा, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो बेगूसराय की राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे आप? बेगूसराय की राजनीति जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जितना दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि श्री कृष्ण बाबू को छोड़ के इस जिला के बारे में सही से किसी ने सोचा नहीं। आप देख लीजिए रिफाइनरी, लोग कहता था, मतलब लोग सुनते हैं, कहानी में सुनते हैं कि कहता था लोग लो लैंड है, इस पर कोई चीज़ इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती आ सकती है। लेकिन श्री कृष्ण बाबू ने वो करके दिखा दिया कि आ सकती है। आज अब बोलता है ना लोग कि टाल क्षेत्र अपना हो गया, ये सब मतलब कोई काम का नहीं है। उस अब होता ही कितना किसमें, अब इंडस्ट्री आपको आई बेगूसराय में कब? जो पुरानी थी वो तो इतने दिन से बंद थी, और अब वो जाके वो चालू हुई है सुचारू ढंग से, अभी भी नहीं हुई है। इंडस्ट्री कोई आया नहीं है यहाँ पे, और जो भी था उसको चालू। दरभंगा में एम्स हो गया भैया, यूनिवर्सिटी वहाँ है। बेगूसराय में सबसे दिक्कत क्या है ना कि यहाँ के सांसद विधायक कोई चाहे ही नहीं कि इसकी यहाँ कुछ हो जाए। एक तो सांसद हमको लगता है 2 ही गिन चुन के 2 यहाँ के लोकल हुए होंगे, बाकी सब बाहरी ही यहाँ आता है। आखिर ये क्या है, ये बाहर के लोग सांसद? अब इसको आप बाहरी समझिए कि क्यों, मतलब पता नहीं, बेगूसराय में कोई चेहरा ही नहीं है। कोई चेहरा हो ढंग का जो सांसद बन जाए, यहाँ का जो मुद्दा मेरा पार्लियामेंट में उठा ले। तो क्या कहना चाहिए, बेगूसराय का सांसद बेगूसराय का हो? एकदम होना चाहिए। यहाँ का सांसद जो आप जिस क्षेत्र का बात, या लोकसभा क्षेत्र का बात कर रहे हैं, वहाँ का सांसद वहाँ, तब तो वो हमको जानेगा। कोई किसी का नानी घर यहाँ आने से, वो सब दिन रहा अपने मामा के घर पे, और सब दिन किसी नानी के घर गया तो जानता है पूरा सबको, समाज को क्या है नहीं है। वो क्या पर्सनली हर आदमी को जान सकते हैं वो। लेकिन यहाँ का सांसद जो अगर यहाँ का हो तो हर घर के बारे में वो जानता होगा। अब आशुतोष भैया की बात कर लीजिए, अभी तक जितने भी उनके साथ, चूंकि वो जमीनी स्तर से जुड़ रहे हैं और उसके आधार पे ही काम कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि हर व्यक्ति को वो नाम से जानते हैं। कोई भी व्यक्ति उनको फ़ोन कर ले कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, तो वो उसको पहचानते हैं। तो यहाँ का सांसद क्या मुझे पहचानता है? क्या यहाँ का सांसद किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों को छोड़ के किसी को पहचानता है? मुझे तो नहीं लगता किसी को पहचानता। आम जन को तो पहचानता ही नहीं कभी। भोला बाबू थे, अलग बात है, वो पर्सनली सबको जानते थे क्योंकि यहाँ के थे, लेकिन उसके उनको छोड़ दीजिए। कितना सांसद आपको बाहर, मतलब बेगूसराय का हो गया है। कहीं ना कहीं ये बेगूसराय का पीछे होने का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि यहाँ मूल समस्या क्या है कि वो बाहरी आदमी जान ही नहीं सकता यहाँ। क्या आपको लगता है कि बाहरी आदमी हमको जानेगा? अगर गौरव जी आप बाहर से आए हैं तो क्या आप मेरे बारे में इतना जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ? आप कभी नहीं जानते। तो मंत्रिमंडल में भी समस्तीपुर जो हमारा पड़ोसी जिला है, वहाँ से 3 मंत्री बने हैं, और बेगूसराय से एक भी मंत्री नहीं। बेगूसराय से आप विधानसभा की बात कर रहे हैं? हाँ। तो पता नहीं इस लायक बेगूसराय समझा ही नहीं, बेगूसराय को इस लायक समझा ही नहीं गया कि भाई यहाँ का कोई प्रतिनिधि ढंग से मंत्री बन के कर सके। पता नहीं अब आगे क्या होगा इसका तो गारंटी नहीं है। लेकिन
इस प्रदेश में बात हो रही है, बेगूसराय को लोग अपेक्षित कर रहा है कि उसके बारे में सोचता नहीं है, इसके बारे में जबकि ये आपको एक बड़ा हब डेवलप हो सकता है ये बेगूसराय आपके लिए। राष्ट्रीय जनता पार्टी की सोच बेगूसराय को लेकर क्या है? बेगूसराय को लेकर सोच है हम लोग की कि डेवलपमेंट मॉडल क्या होना चाहिए यहाँ पे। सपोज इंडस्ट्री नहीं आ रही, जमीन लोग क्या, जमीन तो बियाडा का इतना सारा बड़ा हुआ है, तो मेरा काम क्या होगा कि जन पार्टी का सबसे बड़ा काम है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब यहाँ के औद्योगिकरण करने के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए। दूसरा चीज़ आप देख लीजिए कि अब यहाँ का लोकल पर्यटन तो बहुत कांवड़ झील का हालत देख लीजिए आप, काफ़ी संभावना है यहाँ पर्यटन में बहुत ज़्यादा। आप कांवड़ झील को ही देख लीजिए कि उसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया। आपके पास गंगा जी है इतना, अब चले जाइए बनारस में, देखिए कितना डेवलप्ड है। तो सुना गंगा घाट बना हुआ है बहुत सुंदर सा। अपने यहाँ तो अब मतलब मुझे से आदमी नीचे उतरने से डरता है कि फिसल ना, चूंकि वो बोरा सीमेंट वाला शायद डाल देता है वहाँ पे, और अगर चले तो कहीं गिर ना जाए उस पर, और कितना एक्सीडेंट तो ऐसा हो चुका है। तो पर्यटन की और भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अगर राष्ट्रीय जनता पार्टी से भी आती है तो मुख्यतः पर्यटन, औद्योगिकरण, इस पे ज़्यादा ध्यान देगी, और लोकल समस्या जो छात्र युवाओं का जो भैया मांग है विश्वविद्यालय, दिनकर विश्वविद्यालय होना चाहिए यहाँ पे। और मुझे लगता है कि दिनकर जी को ये हमारे ओर से तो एक मतलब इतने बड़े एक राष्ट्र कवि, उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं बन सका आज तक, जबकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुले और उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं विषय, यहाँ खुलना चाहिए, और हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसकी चीज़। यहाँ पे बिहार की जो बेगूसराय की स्थिति है उस पर यहाँ के सांसद हो गए, विधायक हो गए, कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है कि यहाँ क्या होना चाहिए। सिर्फ आप देख लीजिए कि जो मतलब किसी का शादी फंक्शन हुआ उसी में हमको नज़र आते हैं कि हाँ सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, बाकी कहीं मुझे नज़र तो नहीं आते हैं कभी। मैं खुले तौर से गिरिराज सिंह को आज तक आंख से तो नहीं देखा हूँ बेगूसराय में। आते हैं, किसी के घर में रुकते हैं और चले जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हैं। अब राजकुमार जी को कभी कभी मैं सोशल मीडिया से देख लेता हूँ कभी कि हाँ गाँव गए, जबकि सुनता हूँ कि मटियानी में भी उनका विरोध होता है, कहीं कहीं सुनता हूँ, पता नहीं मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन सुनता हूँ कि विरोध होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनता हूँ। तो राष्ट्रीय जनता पार्टी की आगे की सोच क्या है, क्या मिशन है उसका, अगर हम बेगूसराय की बात करें तो? बेगूसराय के सबसे पहले तो हमें अपने जनाधार बढ़ाना है, और उस कदम को हम मतलब एक कदम रख चुके हैं उसके लिए। और जब जनाधार होगा तभी आप विधानसभा में इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, और वहाँ से ही आगे का रास्ता आपके लिए साफ होगा बेगूसराय के लिए। तो चाहत तो बहुत सारी है, लेकिन पहले हमारा जनाधार बनेगा, हम मतलब चले जाएं विधानसभा में, उसके बाद ही ना हम कुछ काम करें। जी बिल्कुल, आप सरकार में आएंगे तो ही तो आप काम कर पाएंगे, जो सरकार में है उनको तो काम करना चाहिए। भैया अगर हम बात करें कि यहाँ तक एक डॉक्टर के रूप में आपकी पहचान रही, एक सफल व्यवसायी के रूप में आपकी पहचान रही, अब राजनीति में आप सक्रिय हैं, तो आप अपने जीवन की सफलता में किन के योगदान को आज याद करना चाहेंगे यहाँ से? मैं सबसे ज़्यादा तो अपने सफलता में अपने पिताजी उमाशंकर सिंह, उनको याद कर, स्वर्गीय उमाशंकर सिंह, उनको याद करता हूँ। और वही थे जो मुझे सब दिन हिम्मत दिए कि यहाँ पर जो काम करोगे उसमें सफलता पाओगे। इसलिए पिता का नाम अपने नाम के साथ जुड़ गया है। मैं हर काम उनके नाम से शुरू करता हूँ, मैं कोई व्यवसायी ही हो तो मैं उनके नाम से कोशिश करता हूँ कि उनके नाम से ही हो। अपने जीवन में आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? मैं आदर्श भी अपने पिता को ही मानता हूँ, अपने पिता को अपना आदर्श भी मानते हैं। बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी आज इस शिखर पे पहुंचा है कि 10 आदमी, 15 आदमी या 100 आदमी का पेट भर सके या उसको रोजगार दे सके। इससे पिता ने काफ़ी संघर्ष किया आपके पिताजी ने। एकदम। अच्छा भैया, एक मुद्दा है, अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, सबसे पहले नगर निगम का चुनाव होने वाला है, सरकार का बड़ा फैसला आया है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी, इसको कैसे देखते हैं आप? ये सही है। पहले तो जो पहले थे पार्षद वगैरह, वो पार्षद वगैरह चुने जाते थे, तो उस समय पैसा का खेल बहुत ज़्यादा चलता था, जिसके पास अधिक पैसा वो मेयर बन जाए। तो अभी क्या है, डायरेक्टली जब जनता चुनेगी तो वहाँ कम से कम इसका तो कुछ, अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पैसा कौन बांटता है नहीं बांटता है, लेकिन बहुत हद तक कमी आएगी और जनता सोचेगी कि उसके लिए काम कौन करना चाहता है। अब आप मेयर का चुनाव कहते हैं, अब एक तो प्लानिंग यहाँ से कभी हुई नहीं नगर निगम में। अब एक जगह कोई वर्क होता है, अब सपोज आपने एक नाला का प्रोजेक्ट दिया तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे पे लगना चाहिए। अब सब जगह रोड कोड दोगे तो क्या ये मतलब काम दिखाने के लिए हो रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है काम कहीं पे भी। जनता परेशान। और खासकर बारिश के मौसम में आप देख लीजिए, तो लोग चाहता ही नहीं कि इधर से उधर हम जाएं, किसी और गली में किस में जाएं कि अटक जाएंगे हम। तो भैया आपने आज हमारे साथ अपना समय दिया,
हम आपसे एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि हम लोग का यह प्रयास कैसा लगा आपको? नहीं, ये आप देखिए, पत्रकारिता जिसको कहते हैं हम लोग, या न्यूज़ वगैरह जो है तो सब नेगेटिव चीज़ दिखाते हैं। आपके कम से कम ये तो है कि आप पॉजिटिव चीज़ दिखा रहे हैं। तो लोग, जनता अब नेगेटिव खबर से उब चुकी है। अब लोग को चाहिए पॉजिटिव खबर। आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन सा युवा आपका चहेता हो सकता है, कौन विद्यार्थी क्या कर रहा है, ये आप दिखाने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है पत्रकार। अब आप कहिएगा ये पॉलिटिक्स गंदा है, गंदा है, उससे अच्छा को नहीं तो बताओगे। सिर्फ गंदा इल्ज़ाम लगा दें गंदा है, उससे बढ़िया कौन है, या उसने क्या बेहतर किया है, तो चेहरा बेहतर को दिखाना होता है। नेगेटिव तो बहुत लोग होते हैं। चलिए भैया, आप आते रहे और हम लोग को अपना समर्थन और प्यार देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः एक बार। तो अभी आपने सुना डॉक्टर सोनू शंकर जी को। युवा एक डॉक्टर भी हैं, एक व्यवसाय भी, और सबसे बड़ी बात की जनहित में काम करने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। इन्होंने बिहार की वर्तमान राजनीति को लेकर के, बेगूसराय के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर, साथ ही साथ इनके जीवन की जो सफलता की कहानी रही, इनके पीछे जिनका योगदान रहा और आगे इनका जो मुहिम है, इस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपनी कहानी हम सबसे साझा की। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपके मन की आवाज को लोगों तक पहुंचाएं। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर सोनू शंकर सर। हम इन्हें धन्यवाद करते हैं कि आज इन्होंने हमें समय दिया, और हम इनका स्वागत भी करते हैं कि आगे भी ये हमेशा हमारे स्टूडियो में अपना प्यार देते रहेंगे। इसके साथ ही मैं यह अपील भी करूंगा कि आप तमाम लोग, जो कोई अपनी बात, अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो डॉक्टर रोशन सर के इस प्लेटफॉर्म से अपनी बात रख सकता है। हम उनका स्वागत करते हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।